लोग मिलकर निचोड़ रहे हैं। दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी ने, व्यापार ने, यानी दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया की कल्चर, दुनिया की पॉलिटिक्स एक ग्लोबल शक्ल अख्तियार कर चुकी है। सब दुनिया के जो देश हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हो चुके हैं। आज कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि मेरा विकास या मेरी जो ज़िंदगी चल रही है वो स्वतंत्र चल रही है। स्वतंत्र नहीं चल रही। वो स्वतंत्र, उसका एक पक्ष स्वतंत्रता को बताता है तो दूसरा पक्ष उसकी अंतर्निर्भरता को, कि कोई भी राष्ट्र जो भी गतिविधि, जो भी अपना इकोनॉमी चला रहा है, कल्चर चला रहा है, वो विश्व के साथ जुड़ के चला रहा है। इसलिए जैसे लोग कहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में भारी कंपटीशन है, भारी वो गुटबंदी है। सवाल ये कि उनके बीच भारी एकता भी तो है ना। यानी वो अपना व्यापार जो कर रहे हैं वो जितना दुनिया का व्यापार है उसमें उनका साझापन देखो सबसे ज़्यादा अमेरिका और चाइना का ही है, और फिर भी वो कंपटीशन भी कर रहे हैं। ये भी सच बात है। तो हम क्या करते हैं, यानी मानव जाति क्या करती है कि उनके कंपटीशन को देखती है, उनकी एकता को नहीं देख पाती कि उनकी एकता कितनी है। इसी तरह हम अगर भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे, भारत और चीन की बात करेंगे, तो हम ये तो देख लेते हैं कि अच्छा भारत और चीन के मतभेद कहाँ हैं या भारत पाकिस्तान का मतभेद कहाँ पर है, पर हम ये नहीं देख पाते कि भारत और पाकिस्तान हो या भारत और चीन हो, उनका कितना साझा व्यापार है, कितनी साझे उनके लेन देन का सिस्टम है, उसको हम नहीं देख पाते, जो कि हमें देखना ज़रूरी है। यानी वो इस स्थिति में है कि हमारे बगैर चाइना का काम नहीं चलता, तो चाइना के बगैर हमारा काम नहीं चलता। इवन कुछ बातों में पाकिस्तान के बगैर हमारा काम नहीं चलता और पाकिस्तान का भी हमारे बगैर काम नहीं चलता। तो फिर जब हमारी इतनी साझी लाइफ पूरी दुनिया की बन चुकी है और उसी में हम जो अच्छे काम प्रकृति के से जो चीज़ हासिल कर रहे हैं वो मिलके ही कर रहे हैं, सारी दुनिया मिलके कर रही है। मेरा विचार तो इसमें साफ है कि आज की मॉडर्न एक भी इंस्ट्रूमेंट आपका ऐसा नहीं है जिसको आप प्योरली मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन रशिया कह सको, मेड इन वर्ल्ड कह सकते हो। हर नए जो औजार हैं, टेक्नोलॉजी है, उनको बनाने में दुनिया भर के लोगों का डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं इसको, कि काम का बंटवारा करके वो चीज़ बनती है। यानी आज ये संभव नहीं है, चाहे वो एक छोटी से छोटी चीज़ सुई से लेकर कार या हेलीकॉप्टर या राफेल विमान कुछ भी बनाओ, जो भी बनाओगे उसमें पूरी दुनिया के लोगों का ज्ञान लगा होगा, पूरी दुनिया के लोगों का डिवीज़न ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा लगा होगा, तब वो चीज़ बनती है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में, मैं एक व्यक्ति होते हुए मैं लगभग 65 साल का हो चुका हूँ, मैंने जितनी भी चीज़ें मैं काम में ले रहा हूँ उनमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर बनाई है। तो फिर मैं ये कहूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ। भारत का नागरिक हूँ तो दुनिया के सारी दुनिया के लोगों ने मेरी क्यों सहायता की है, मुझे क्यों सारी चीज़ें प्रदान की हैं। मुझे मोबाइल भी दे रखा है, जिस रेलगाड़ी में बैठ रहा हूँ, कई बार हवाई जहाज़ में भी बैठ जाता हूँ, वो सब किसने बनाया? वो तो दुनिया के लोगों ने बनाया, जिसमें भारत के लोग भी शामिल हैं, पाकिस्तान के भी शामिल हैं, रूस चीन के भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि विश्व एक परिवार है और उसका एक मैं मेंबर हूँ। तो फिर मैं केवल भारतीय नागरिक थोड़ा ही हूँ, मैं विश्व नागरिक भी हूँ। इस बात को दुनिया के लोग अगर इस बात को समझें कि इस वक्त हम इस धरती के जो नागरिक हैं वो आपस में एक परिवार के तौर पे जुड़ चुके हैं, और हमारा जीने और मरने का जो रिश्ता है, लाइफ एंड डेथ का, वो रिश्ता अब नेशनल नहीं है कि ये थोड़ा ही है कि भारत जिंदा रह जाएगा अकेला। कोविड ने एक छोटा सा वायरस आया, उसने साबित कर दिया कि अगर वायरस से बचेगी तो पूरी दुनिया बचेगी, उसमें कोई एक देश नहीं बच सकता। ये बिल्कुल हमें साफ दिख रहा है। इसीलिए हमने जो भी नॉर्म्स बनाए कोविड से बचने के, वो ग्लोबल बनाए हैं। कोई किसी एक देश के सरकार ने या नेता ने थोड़ी बनाए। यानी किसी समझदार वायरोलॉजिस्ट को समझ में आया कि भाई इसका दवा तो है नहीं हमारे पास, इससे बचने का जो मिनिमम तरीका है वो ये है कि हाथ धो, या जब भी बाहर से आओ तो सैनिटाइज
या साबुन से अच्छी तरह हाथ धो और मुंह पर थोड़ा कोई वो बांधो, पट्टी वगैरह बांध लो, हैं। ये निर्देश आए, ये कहाँ से आया? यानी कोई ज्ञानियों को, वायरोलॉजी का जो ज्ञान रखने वाले लोग थे, चाहे वो WHO में थे या विश्व में कहीं भी थे, उन्होंने जब ये बात कही तो इस बात को दुनिया की हर सरकार ने पकड़ा, दुनिया के हर जनता ने भी पकड़ा और सब ने उसका पालन किया। तो अच्छा, लोग जो है व्यक्तिवाद फैलाते हैं कि ये फलाना ट्रंप ने कर दिया, ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया। अरे भैया, मोदी ट्रंप तो बेचारे खुद ही वो वायरोलॉजिस्टों की राय के मुताबिक उन्होंने कहा हाथ धो तो हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज करो तो सैनिटाइज कर रहे हैं, और वो जो कुछ कहते हैं उसका पालन आम नागरिक भी कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री भी कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कोविड से अगर कोई बचाव की कोशिश कर रही है मानव जाति, तो जो भी समझदार आदमी जो लगता है, जो कोई राय देता है और लगती है कि हाँ ठीक है ये हमारी कुछ हेल्प करेगी, तो सब पालन करते हैं, सरकारें पालन करती हैं, जो लीडर हैं वो भी थोड़ा बहुत चलो कोई कम करे ज़्यादा करे, हो सकता है कि कोई ऐसे ही मतलब अब मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसे अड़ियल लोग दुनिया के नेता बना दिए गए हैं कि वो कई दिन जनता को तो कह देते हैं तुम तो मास्क बांधो, पर खुद नहीं बांधते, वो अलग बात है। वो तो ट्रंप जैसे जो दुनिया को अपना महाशक्ति का नेता कहता है, उसने भी ऐसा किया, तो वो तो गलती तो हर आम आदमी भी कर सकता है, प्रधानमंत्री भी कर सकता है। पर मेरा कहने का सार ये है कि पूरी मानव जाति जो है वो इस स्टेज में आ गई है, और वायरोलॉजिस्ट तो साफ कह रहे हैं कि भाई अभी तक मानव जाति को इस वायरस के बारे में ज्ञात नहीं है, इसके लक्षण धीरे धीरे हमें पता लग रहे हैं, और ये कितना खतरनाक साबित होगा, कितना लंबा चलेगा, कैसे ख़त्म होगा, कैसे इसकी दवा बनेगी। यानी मोटे तौर पर वायरोलॉजिस्टों की राय तो ये आ रही है कि ये प्रकृति से, ये एनवायरनमेंट की खराबी से हुआ है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, गिरावट जो आई है, और जो रासायनिक खेती हमने की है, पशुओं को, जानवरों को, बड़े बड़े बिग फार्म हमने पशुओं के बना लिए, मीट के बना लिए, और उसमें केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से, और जो बायोडाइवर्सिटी है जंगलों की, फॉरेस्ट की, उसको भी हमने जगह कम छोड़ी है, उसको किनारे लगा दिया। इससे जो जंगली वायरस थे वो पालतू पशुओं में आए, पालतू पशुओं के थ्रू होते हुए जब वो आदमी में घुसने में कामयाब हुए हैं, ऐसा वायरस जब बन गया तो महामारी बन गई है, वो महामारी पैदा हो गई है। और उसमें कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि हर जीवित चीज़ में 2 RNA और DNA होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, परंतु वायरस में कहते हैं वो DNA नहीं होता, RNA ही होता है। अब वो चीज़ ऐसी है कि RNA होने का मतलब है कि वो चीज़ हमारे वायरस जब हमारे शरीर में होगा तो वो अपनी संतान और पैदा करेगा, और वायरस पैदा करेगा, वो जीवित की तरह व्यवहार करेगा। परंतु जब वो बाहर आ जाता है तो वो आगे संतान पैदा नहीं कर सकता, वायरस को पैदा बाहर नहीं कर सकता। इसका मतलब है वो ना तो मृत है ना वो जीवित है, वो अर्धमृत और अर्धजीवित है। और उस RNA को लैब के अंदर वो मानव जाति ने जो कोशिश की, उसमें वो कोई डेंस टाइप का RNA तो बना पाए, परंतु इसका RNA बहुत बिखरा हुआ है, वो प्रकृति नहीं बन सकता है। जैसे उदाहरण के लिए आदमी जाति ने कोलोन से भेड़ तो बनाई, परंतु वो जैसे जब बाहर लाए नेचर में तो वो टिक नहीं सकी, यानी उसकी डेथ हो गई। तो जो नेचुरल भेड़ बनती है वो तो कोलोन से बनाने का अभी हम वहाँ तक तो उसके नज़दीक हम नहीं पहुँच पाए हैं। ठीक इसी तरह एटॉमिक जो नॉलेज है उसमें भी पहले लोगों ने सोचा था कि एटम को तोड़कर, एटम बम वाली क्रिया है, इसको हम बिजली बना लेंगे, वो तो बना ली। परंतु जो हाइड्रोजन बम बनाने की क्रिया है ना, जो सूर्य में चल रही है कि हाइड्रोजन जोड़ो हीलियम बनती है, यानी जोड़ने से, वो पहले वैज्ञानिकों ने 45 में जब विस्फोट किया था, तब वैज्ञानिकों ने सोचा था कि आने वाले 15, 20, 30 साल में हम ऐसा आविष्कार कर लेंगे कि जिससे हाइड्रोजन बम बनाया, इसी हाइड्रोजन बम से हम बिजली बना लेंगे। पर ऐसा संभव नहीं हुआ, और अब तो साफ हो गया है कि होगा भी नहीं, निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं है।
इसी तरह फिजिक्स के बारे में जब अमेरिकन सरकार ने नासा और सारे वैज्ञानिकों से राय लेकर के और कि भाई आगे फिजिक्स के ज्ञान को और आगे बढ़ाओ, और जो छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसका नाम कभी गॉड पार्टिकल दिया गया, बोसोन पार्टिकल, हिग्स बोसोन की ऐसी कल्पना हाइपोथेसिस थी कि इसकी खोज करो तो फिजिक्स बहुत आगे समझ आ जाएगी, हमें यूनिवर्स समझ में आ जाएगा। तो और एक कॉमन चीज़ कि सारे यूनिवर्स को चलाने वाली कौन सी कॉमन पार्टिकल है वो खोजो। तो उन्होंने पहले कहा कि अमेरिका खोजे, तो अमेरिका के अंदर ट्राई करी लैब करने की, परंतु वैज्ञानिकों ने कहा ना, संभव नहीं है। यानी ये इतना हमारा ज्ञान इतना गहरा जा चुका है कि अब किसी एक देश के वैज्ञानिक किसी एक लैब में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दुनिया के सारे वैज्ञानिक, दुनिया की सारी सरकारें ऐसे लैब का निर्माण कर सकती है। तब सर्न नाम की लैब स्विट्ज़रलैंड में बनी और सारी दुनिया के, अमेरिका सहित, रशिया सहित सब देशों के वैज्ञानिक, सब देशों का पैसा लग के और वो लैब बनी है जो इस एक्सपेरिमेंट को चलाई जा रही है। देखो आगे क्या होता है, वो क्या खोज पाते हैं। इसी तरह वायरस का जो ज्ञान है वो मानव जाति को बहुत कम है, और इसलिए ना तो कोई कहता है कि ये लैब में बना हो सकता है, नहीं, लैब में बनने का ज्ञान मानव जाति को अभी नहीं है। इसलिए बैक्टीरिया का भले ही जैविक हथियार बना लिया हो लैबों में, परंतु वायरस का कोई बम नहीं बना है, और वायरस का ज्ञान ही इस लेवल का नहीं है। अगर इस लेवल का होता तो इसकी दवाई भी खोजी जा सकती थी, पर नहीं, ये ज्ञान नहीं है और ना होगा। और इसका प्रमाण है कि ये जब जितनी दुनिया में लैब चल रही हैं, जैसे वुहान लैब है चाइना की, तो वुहान लैब वायरोलॉजी की है। अब उसमें पैसा तो सबका लगा है, अमेरिका का लगा है, ब्रिटेन का लगा है, फ्रांस का लगा है, और वहाँ अमेरिका के वैज्ञानिक, फ्रांस के, ब्रिटेन के जाते रहते हैं साइंटिस्ट वायरोलॉजी के, और वो मतलब वो भी शामिल हैं हर प्रोजेक्ट में। जैसे वो चमगादड़ के बारे में बात चली है ना, तो चमगादड़ वाले प्रोजेक्ट में पैसा इन सारी महाशक्तियों का भी लगा है, और इनके वैज्ञानिक जो है वो लगातार जांच करते हैं। इसका मतलब है कि ये मत समझो कि अगर चाइना की लैब है तो वो केवल चाइना अकेला चला रहा है, ना, वो चला नहीं सकता, ना उसकी इकोनॉमी, ना उसका ज्ञान मानव जाति का इजाज़त नहीं देता। इसलिए इस वक्त हमारे सामने ये सवाल है कि इस वायरोलॉजिस्ट कब समझ पाएंगे इस कोविड-19 को। इसको अगर समझना है ताकि इसकी कोई दवा खोजें या जो भी इसका इलाज है वो इसको समझें, इसके लिए ज़रूरी है कि सारी दुनिया के वैज्ञानिक, वायरोलॉजिस्ट, डॉक्टर, साइंटिस्ट, दवा बनाने वाले और सोशोलॉजिस्ट वर्ल्ड के एक बॉडी बने, और उसके निर्देश में जितनी लैब काम कर रही हैं, जितने कंपनियां दवाई बनाने वाली हैं, इनको उनके निर्देश में संयुक्त कार्रवाई में बदली जाए। और जो ये है ना बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसको कोविड के वायरस के क्षेत्र में इस राइट को इमीडिएटली हटाया जाए, और ये हटाने की कार्रवाई यूएनओ की आम सभा जो है, जनरल असेंबली, वो करे। सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल डेमोक्रेटिक नहीं है, उसमें 5 वीटो पावर शक्तियाँ जो है वो अनडेमोक्रेटिक हैं, और वो कोई फैसला नहीं ले सकती। डेमोक्रेटिक असूल तो ये कहता है ना कि जितने 193 मेंबर हैं वो बहुमत से कोई फैसला करें, बाकी सारे मंजूर करें उसको। तो इसका मतलब है कि आम सभा इस बात को जुम्मा ले कि वो ये जांच करे कि ये वायरस क्रिएट कैसे हुआ है। कई लोग कहते हैं लैब में हुआ है, तो उसकी भी जांच कर लेगा, हालांकि लैब में नहीं होने के कोई चांस नहीं है। जो वर्तमान जो नॉलेज है वो ये कह रहा है आदमी जाति का कि नहीं, इस लेवल पे आदमी जाति नहीं पहुंची है। और अब तो ये साफ हो गया, इसलिए मैं मोटी बात आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि आदमी जाति इस स्टेज में पहुंच चुकी है कि अगर पूरे मानव जाति विज्ञान के ज्ञान को और आगे बढ़ाए मिलकर, और उसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग बंद कर दे, जिससे पर्यावरण खराब होता हो, मानव जाति को नुकसान होता हो, किसी जीव जगत को नुकसान होता हो, ऐसा कोई काम नहीं करने की कसम खाए, तब जाकर के इस धरती पर जिंदा रहने के हालात बन सकते हैं, बनाए रखे जा सकते हैं। नहीं तो 2030 के बाद तो
अब भी कह रहे हैं वैज्ञानिक तो कि हम इरिवर्जिबल, यानी हमारी हालत जैव जगत की और इंसान फंस चुका है। उसका ये जो अधूरा ज्ञान है, जो उसका समाजशास्त्र जो है वो एंटी नेचर एंटी पीपल हो गया है। यानी इस वक्त की जो दुनिया है, कॉरपोरेट वर्ल्ड कह दो उसको, पूरी कॉरपोरेट दुनिया, पूरे दुनिया की सरकारें कह दो, जनता कह दो, ये सारे के सारे जिस सोशोलॉजी में फंस गए कि बस पैसा कमा लो और व्यक्ति पैसे से सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, पूरी ही मानव जाति को खतरा है, सामूहिक खतरा है। हम ये सुसाइडल है, आत्मघाती का स्टेज में हम एंटर कर चुके हैं। और इस आत्मघाती स्टेज को मुकाबला करने के लिए पूरे विश्व को अपने सारे मतभेद, जो अपने सारे झगड़े हैं, वो बातचीत द्वारा हल करने पड़ेंगे। पूरी तरह विश्व शांति लानी ही होगी और हर क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़ाना होगा। तब तो विज्ञान भी, हम वायरस को भी समझेंगे, उसका भी हम इलाज सोच सकते हैं और तब हम इस धरती के ऊपर जीवन को बचा सकते हैं। अदरवाइज 10 साल बाद तो कोई दुनिया की कोई वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो लोग इस चक्कर में पड़े हैं कि पैसा कमा लो, सत्ता में चले जाओ, सत्ता बना लो, राजनीति बदल दो, पैसा, ये तो कुछ नहीं बदलेगा, ये तो बर्बाद, ये तो इसका आखिरी लिमिट आ गई है। इससे कोई सुधार नहीं होगा। सुधार प्रकृति के साथ संतुलन कायम करना पड़ेगा। मानव जाति आपस में एक शांति प्रिय, एक न्याय प्रिय समाज बनाना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प चल नहीं सकता। इसलिए जो लोगों का नज़रिया ये बन गया इस तरह का कि गुटबाजी का, कि मैं मेरा व्यक्तिगत हित देखूँ या मेरे परिवार का देखूँ या मेरे गांव का देखूँ, जाति का देखूँ, धर्म का देखूँ, राष्ट्र का देखूँ, हैं, या केवल मानव जाति की बात करूँ, मैं जीव जगत की ना करूँ। इस तरह आदमी जाति गुटबाजी में फंस चुकी है और प्रतियोगिता करती है। किसी को भी कह दो, किसी को ये दिखाओ कि दूसरा गुट ये कर रहा है तो तू ये कर, चाइना हमारी ज़मीन दबा रहा है तो हम चाइना की आँख फोड़ देंगे। ये हर एक कोई बोलेगा, पटाख बोल देगा। ये कोई नहीं बोलता कि भाई एक दूसरे की आँख फोड़ना बंद करो और सारा एक संयुक्त कार्रवाई करो, ताकि धरती पे हम सारे, वो चीन भी, आप कोई कहते हैं भारत माता की रक्षा करेंगे। भाई साहब, धरती माता की रक्षा के बगैर भारत माता की रक्षा नहीं हो सकती। भारत माता की, चीन माता की, रूस माता की, पाकिस्तान माता की रक्षा पूरी धरती माता के साथ है, रक्षा में है। इसलिए अगर मैं भारत में बैठा हूँ, मैं रक्षा मेरी करना चाहता हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं सारे देशों की सुरक्षा की, सरबत के भले की बात करूँ। वो चाहे पाकिस्तान का भी भला हो, चीन का भी भला हो, अमेरिका का भला हो, भारत का भला हो, वो साझा ही भला होगा, नहीं तो साझी बर्बादी होगी। इसलिए जो इस वक्त दुनिया में चल रहा है सीमा विवाद, भाई साहब क्या सीमा है, किसकी सीमा है? सीमा कहते हैं भारत राष्ट्र की हम करेंगे, किसको कह रहे हो? जो ये सरकारें तो ये कह रही हैं, नागरिकों को तो पूछ रही हैं कि बताओ तुम यहाँ के नागरिक हो कि नहीं हो, और दुनिया के पैसे वालों को कह रही हैं आ जाओ और इस देश को बढ़ाओ, इसको आत्मनिर्भर बनाओ, फलाना बनाओ, ढिकड़ा बनाओ, और बेच रही है। यानी दुनिया के पैसे वाले तो, हिंदुस्तान में कोई पैसे वाला चाहे बैंक लूट के चला जाए, दुनिया के किसी भी देश में जाके नागरिक बन सकता है, और दुनिया का कोई भी पूंजीपति आके भारत की ज़मीन क्या, चाहे जो हवाई अड्डे, रेलवे, कुछ भी खरीद सकता है। और यहाँ के नागरिक को बोला तुझे यहाँ रहने देंगे नहीं रहने देंगे, अभी बता, तेरा प्रमाण बता, तेरे बाप दादों के प्रमाण बता। यानी इसका मतलब है कि इस धरती पर केवल जो पैसे वाले हैं, या जो राजनेता हैं, या जो मतलब जिनको कॉरपोरेट कहते हैं, या जो कोई विशेष अधिकार प्राप्त कोई बुद्धिजीवी होंगे, वही लोग इस धरती पर रहेंगे। वो विश्व के नागरिक भी हैं, वो इंडिया में जन्म लिया तो इंडिया के भी हैं, और वो विश्व में कहीं भी जा सकते हैं, वो विश्व नागरिक हैं। और जो नागरिक गरीब हैं, वो इसका मतलब है कि वो इस धरती पर रहने के अधिकारी नहीं है अब। यानी वो अधिकार तो इसका मतलब है कि
जीवों का तो वैसे ही अधिकार खत्म हो रहा है, जीवों को तो वैसे ही हम खत्म कर रहे हैं। आदमी जाति जो है जीवों को किनारे लगा चुकी है। अब तो बाकी यही तो बचा है ना कि कुछ लोगों को, यानी जनता जो गरीब है, नासमझ है, या कुछ भी कहो, अनपढ़ कहो, कुछ भी कहो, यानी उनको किनारे लगाओ और वो यहाँ से जाएं फिर इस धरती से। और कुछ ज्ञानी लोग जो है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, वो रहेंगे वो वैज्ञानिक तथ्यों के मुताबिक तो वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इस स्टेज में चली गई है कि अगर लगातार जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, और किसी भी वक्त वो जो पिघल के और नीचे की जो गिल्ली मिट्टी है, जिसके अंदर मीथेन भी है, जिसके अंदर बहुत सारे वायरस जमे पड़े हैं, वो जैसे ही बर्फ़ की आइस कैप टूटेगी वो सारे बाहर निकलेंगे। वो अगर मीथेन निकल गई तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ हो जाएगी। अगर उसमें से वायरस निकले तो बीमारियां, महामारियां जो है वो कि शायद आदमी को तो नहीं छोड़ेंगी, शायद जीव को भी नहीं छोड़ेंगे किसी को। तो वो खतरा तो हमारे सिर पर आया हुआ है, और हम बात कर रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, इस बात को भी विकास कह रहे हैं। हम परमाणु बम बनाएं तो भी विकास, हम अगर राफेल विमान बनाएं तो भी विकास, यानी हम एक दूसरे को गुटबंदियाँ करके मारने की तैयारी करें, वो भी विकास। ये क्या है? यानी ये हमें ये नहीं कि मानव का स्वभाव बायोसोशल है, यानी बायोलॉजिकली मेरा अस्तित्व अलग है, मुझे रोटी अलग खानी पड़ेगी, मुझे अपना भोजन भी करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल अस्तित्व मेरा निजी हो सकता है, परंतु मैं जो कुछ भी हासिल करूँगा वो तो समाज मिलके प्रकृति के साथ क्रिया करके हासिल करता है, वो मुझे भी मिलता है, इससे मेरा जीवन चलता है। तो मेरे जीवन को चलाने के लिए मेरे दोनों चरित्र, जैसे सिक्के में हेड भी चाहिए, टेल भी चाहिए, उससे सिक्का बनता है, इसी तरह आदमी का जीवन बायोसोशल है, जैव सामाजिक है। जबकि पुरानी धारणा कह रही है, जैसे पूंजीवाद में एडम स्मिथ ने तो कह दिया कि आदमी तो स्वार्थी है। इसका मतलब है कि आदमी केवल बायोलॉजिकल है और वो स्वार्थ के लिए ही काम करता है। इसका मतलब सामाजिक नहीं है। जब सामाजिक नहीं है तो फिर ये समाज कैसे बन गया, गांव कैसे बना, राष्ट्र कैसे बना, दुनिया कैसे आपस में व्यापार कर रही है, इंटरडिपेंडेंट, आंतरनिर्भर हो गई है, कैसे हुआ फिर ये? इसका मतलब है कि आदमी जो है, आदमी के दोनों पहलू है, सामाजिक पहलू और उसका व्यक्तिगत पहलू। और मनुष्य जाति को इस वक्त जो सामाजिक पहलू है वो पूरे विश्व को एक इकाई में बांध रहा है। इसलिए पूरे विश्व के लोगों को एक पूरा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि प्रकृति को बचाओ, मानव जाति को बचाओ। और ये काम, ये आंदोलन पूरी मानव जाति की एकता के बीच में जो भी बाधाएं हैं, चाहे वो किसी भी गुटबाजी के नाम पे हो, चाहे वो अमेरिकन और चाइनीज़, पहले रूस और अमेरिका की अगुवाई में दो धड़े बने हुए थे विश्व के, या लेफ्ट राइट के नाम से थे, और वो आपस में कंपटीशन करते थे। अब चाइना के और शीत युद्ध शुरू हो रहा है। हालांकि उनके व्यापार की उनकी बहुत भारी एकता है, परंतु उसके बावजूद उनके बीच डिफरेंस भी हैं। तो वो पेश ऐसे किए जा रहे हैं कि नहीं, अब तो बस दो धड़े होंगे, एक चाइनीज़ होगा, एक अमेरिकन होगा, और इनका आपस में कंपटीशन, क्या गड़ा काटू प्रतियोगिता चलेगी। और उसमें इंडिया की सरकार सोच रही है कि मैं अमेरिका की तरफ हो जाऊं, और चाइना जो है सोचता है कि पाकिस्तान को साथ ले लूं, और पूरे दुनिया में हम इस तरह धड़ेबंदी से चलते रहे। पर ये झूठी धड़ेबंदी ये चलती ही नहीं। ये धड़ेबंदी कहाँ चलती है? सारी दुनिया का आपस का जो सहयोग है वो तो करना ही पड़ता है। इसीलिए क्योंकि कोई भी ज्ञान मानव जाति का चाहे इतिहास में किसी जगह पैदा हुआ हो, भारत में पैदा हुआ, दुनिया में चला गया, यूनान में पैदा हुआ, भारत में आ गया, और वो ज्ञान फिर जब उपयोग में आता है, प्रकृति के साथ अंतरक्रिया में आता है, तो सब एक दूसरे पर निर्भर होकर एक दूसरे से रिश्ता बना के चलते हैं। इसलिए विश्व एक परिवार बना है। अब इस परिवार के अंदर ये गुटबंदियाँ तो इसको अमानवीय कर रही हैं, और ये तो बर्बाद कर देंगी। ये तो किसी को नहीं बख्शेंगी, ना पर्यावरण को बख्शेंगी,
ना मानव जाति के किसी भी गुट को बख्शेंगे। इसलिए गुटबंदी हम उस लेवल की चला नहीं सकते। इसलिए हमें आज एक विश्व का निर्माण करना है, ये बॉर्डरलेस विश्व, आर्मलेस, पूरी विश्व शांति वाली दुनिया बनानी है। अब लोग कहते हैं चाइना हमारी ज़मीन दबा रहा है। चाइना तो सारा हिंदुस्तान का व्यापार, मतलब बहुत सारा व्यापार दबाए बैठा है, दबाए थोड़ी बैठा है, व्यापार कर रहा है। हमारी 70% जो दवा कंपनियां हैं उनका कच्चा माल चाइना से आता है, नहीं तो हमारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। अब हम चाहे भले ही मतलब कश्मीर मुद्दे की वजह से, क्योंकि कश्मीर में जनता का दमन तो कर दिया और उसको तोड़ भी दिया, परंतु चाइना जो है वो आ गया, सुरक्षा परिषद में उसने सवाल खड़ा कर दिया, बॉर्डर पे उसने अपनी सेना लगा दी कि अच्छा तुम्हारे गृह मंत्री ने अक्साई चीन लेने की बात कही है और तुमने कश्मीर के टुकड़े किए हैं। कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, कश्मीर यूएनओ में सवाल है, कश्मीर विवादित मुद्दा है, जिसको अटल बिहारी ने माना था। अटल बिहारी ने भारत की संसद में 1994 में सारी पार्टियों ने मिलकर राज्यसभा लोकसभा में पास किया था कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे। और सन 1998 में परमाणु विस्फोट के 6 महीने बाद जब ये दड़ंगे मारी जा रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कह रही थी कि अब हम अजेय हो गए हैं, उसके बाद दुनिया का जो दबाव पड़ा उसने ये हालत कर दी हमारी कि हमारा प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी, जो पक्का मोदी की लाइन का था, बीजेपी का था, जिसका जो अपने आप को अभिन्न अंग मानता था कश्मीर को, हैं, और यहाँ तक के भी कहते थे ये बीजेपी वाले कि हम पाकिस्तान को भी नहीं मानते, हम तो अखंड भारत बनाएंगे। वो प्रधानमंत्री गया और उसने संसद में जो 1994 में पास किया था उसको बिल्कुल उलट दिया और कहा कि कश्मीर का मुद्दा विवादित है, हम बातचीत से हल करेंगे, क्योंकि दुनिया का दबाव था। और लाहौर वार्ता हुई, उसके बाद आगरा समिट भी हुआ, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में हुए। और अब ये कश्मीर को तोड़ के जो इन्होंने मारी थी, मतलब कश्मीरी जनता को इन्होंने जेल में बंद कर दिया है, 1 साल से बंद रखे हुए और पूरी देश के लोगों को आतंकित किए हुए हैं। और ये सोच रहे थे कि हम अजेय हो गए हैं, ये मोदी और इसका नाम लेके, और एक धड़ा जो अपने आप को हिंदू करता है, वो धड़ा ये समझता है बीजेपी के नाम से कि हमने तो बस अब हम अजेय हो गए हैं, और उनका अजेयपना 3 मिनट में चाइना ने निकाल दिया। अब चाइना क्यों निकाला? क्योंकि चाइना ने उसी टाइम जब ये बोला था संसद के अंदर, उस वक्त जयशंकर को बुला लिया और कहा क्या कह रहे हो तुम? उसने कहा था कि अक्साई चीन भी लेंगे और पीओके लेंगे, ये बात बोली थी अमित शाह ने। तो आपको पता है पीओके में तो चाइना अपना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए रोड वगैरह बना रहा है वहाँ पे, और उसमें इंडिया को भी कहा था कि तुम भी शामिल हो जाओ यार। तो इंडिया वैसे ही शामिल ही है कि दुनिया में जो भी कॉरिडोर बन रहे हैं वो तो एक तरीके से कनेक्टेड बनेंगे, सारे बंट के बनेंगे, तो उसमें कौन कितना हिस्सा डालता है वो अलग बात है। तो चाइना तो कह रहा था कि इसमें शामिल हो जाए। चाइना उधर से आ रहा है, बर्मा से, बांग्लादेश और इधर कलकत्ता होते, उसमें भी कह रहा है कि शामिल हो जा, और शायद इंडिया शामिल हो जाएगा। पर यहाँ शामिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ अमेरिका ने इशारा किया कि नहीं, यहाँ ये विवादित है तुम्हारे बीच, तो इसलिए इस क्षेत्र में अलग रहो। लद्दाख पर नज़र थी अमेरिका की कि कभी भी मुझे वहाँ चाइना के खिलाफ जाना पड़ सकता है, अड्डा कायम करना पड़ सकता है। इसीलिए उसने समझौता किया अटल इसके साथ, मोदी के साथ, जिसको लॉजिस्टिक समझौता कहते हैं। लॉजिस्टिक क्या है कि आप हमारे सामरिक जो अड्डे हैं वो उपयोग करोगे और हम तुम्हारे करेंगे। तो ये तो पता ही है इंडिया क्या उपयोग करेगा, इंडिया थोड़ी उपयोग करेगा। इंडिया की मिलिट्री तो महाशक्तियों से हथियार खरीद के चलती है, वो चाहे पाकिस्तान की मिलिट्री हो चाहे भारत की हो। जो गरीब देश है वो तो महाशक्तियों से हथियार ना मिले तो कुछ भी नहीं, इनकी मिलिट्री, इनका ना नेवी चले, ना एयरफोर्स चले, ना इनकी फौज चले। तो हुआ ये कि जब लॉजिस्टिक समझौता ये हो गया, इसका मतलब है कि अमेरिका जब चाहे तब वो हमारे अड्डों को यूज़ कर सकता है। इसका मतलब है लद्दाख को इन्होंने यूनियन टेरिटरी इसी इरादे से बनाया। चाइना समझ गया था कि अच्छा ये छेड़खानी कर रहा है,
तो चाइना का ऑब्जेक्शन साफ था कि भाई साहब व्यापार करो तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक अमेरिका से करो, वैसे ही हमारे साथ करो, पक्षपात करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। और तुम जो ये सीमा के विवाद खड़े कर रहे हो ना, हैं, अक्साई चीन भी लेंगे, पीओके लेंगे, और जम्मू कश्मीर में जो तुमने किया है, जो उसको तोड़ा है, ये मंजूर नहीं है हमें। और इसलिए उसने सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा बना दिया। भारत के सारे राजनेता और दुनिया के राजनेता कह रहे थे कि यार 70 साल से तुम्हारे बीच ये डिफरेंस है और तुम 70 साल से इन वीटो पावर शक्तियों के हथियार खरीद के लड़ रहे हो, 4 युद्ध कर लिए तुमने, तुम आपस में बैठ के दोनों समझौता कर लो, हैं। और मैं जिस राम प्यारा सराफ जो हमारे थियोरिटिशियन थे, उन्होंने हमें अच्छी तरह से इन हुर्रियत वालों को, उन सबको कहा था कि भाई साहब ये महाशक्तियों का दंगल मत बनाओ इसको। भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोग, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का मतलब है पीओके के लोग भी शामिल हों, और एक त्रिपक्षीय वार्ता से इस मसले का ऐसा हल निकालो कि जो दुनिया की एकता भी करे, भारत पाकिस्तान की एकता, सार्क की एकता, और पूरे इंडिया की और पाकिस्तान की एकता पैदा करे, और जम्मू कश्मीर की भी एकता पैदा करे। ऐसा सॉल्यूशन उन्होंने दिया था। और इस बात को आज भी जो बुद्धिजीवी सर्कल है वो कहता है कि काश कश्मीर का बुद्धिजीवी सर्कल, वो आज भी कहता है कि अगर आरपी शराफ की बात मानी होती या उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन होता, पर वो तो तब होता ना कि कुछ जन आंदोलन बनता, भारत में बनता, जम्मू कश्मीर में बनता, पाकिस्तान में भी कुछ बनता, तो संभव था ही। तब सरकारें दबाव में आ सकती थी, पर वो तो बढ़ा नहीं पाए, तो वो बढ़ा नहीं, तो हुआ क्या, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया जम्मू कश्मीर मसले का। और अब सिक्योरिटी काउंसिल के ये जो 500, मुझे तो देखो कहते हुए कि गुंडे हैं ये 500। वीटो पावर कितनी गंदी चीज़ है, कितना अनडेमोक्रेटिक चीज़ है। और ये कर क्या रहे हैं, 70 से लगातार हथियार बेच रहे हैं। और अब अमेरिका कहता है तुम डेमोक्रेटिक रहना, मतलब जम्मू कश्मीर में तुम मानवाधिकारों का हनन कर रहे हो, तुम डेमोक्रेसी नहीं कर रहे हो, मतलब हमें धमकाता है। कहने का मतलब अमेरिका का क्या है, मुझे पंच बनाओ जम्मू कश्मीर के मसले पर। और चीन ने तो कह दिया कि मैं तो पार्टनर हो ही गया। मैं तो अक्साई चीन को जब मसला आ गया कि अक्साई चीन अगर जम्मू कश्मीर का पार्ट होने के नाते इंडिया का पार्ट है, तो फिर तो चीन भी उसमें शामिल हो गया। और इंडिया पाकिस्तान का विवाद है ही, पीओके उस मुद्दे पर है ही। इसका मतलब 4 परमाणु ताकतें यहाँ उड़जा दी गई है, यानी लड़ाई करने के लिए। और 3 वो जो बची हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, वो हथियार बेचेंगी हमें राफेल दे दिया, वो दे दिया, वो लिए चलो। क्या पागलों की दुनिया है ये कि तुम अच्छा, चाइना कहता है सीमा विवाद। चीन को पूछो कि 1962 में तुमने एक तरफा तरीके से तुम आगे बढ़ गए थे और वापस खुद ही हटे थे कि भाई हमारी इतनी ज़मीन है, तो तुमने तो यार सारी सीमा ले ली थी। हमने कोई वापस इंडिया ने अटैक करके तेरे से एक चौकी भी नहीं छीनी, फिर तेरा अब क्या रह गया। इसका मतलब झूठ बात कर रहा है। सीमा विवाद नहीं है, विवाद कंपटीशन का है कि अमेरिका और चीन के बीच कंपटीशन है, उसमें धड़ेबंदी हो रही है। वो देश के लोग वो सामने लाते नहीं कि असल बात ये है, हकीकत ये है कि महाशक्तियाँ कंपटीशन में, गुटबंदी में हमें फंसा रही हैं और हम उसके शिकार हो रहे हैं। बाकी सीमा विवाद तो मेरे मुताबिक सीमा विवाद जो है वो तो एक बहाना है। सीमा विवाद बहाना है। और फिर कहते हैं चाइना का बायकाट कर दो। बायकाट कैसे कर दो, कौन कर देगा बायकाट, ये बताइए ना। भारत का और चीन का दोनों का जो नुकसान होगा उसमें भारत का शायद ज़्यादा होगा, चाइना का कम होगा। इसलिए ये सारी अव्यवहारिक बातें हो रही हैं, सब पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। भारत सरकार ही नहीं, दुनिया की सारी सरकारें, सारे राजनीतिक पार्टियां दुनिया के लोगों को डिवाइड कर रही हैं, अमानवीयकरण फैला रही है, घृणा भर रही है, लोगों को संकीर्ण बना रही है। ये आत्मघाती रास्ता है। ये टाइटैनिक जहाज मानव जाति का, पृथ्वी का डबोना है। इसलिए डबोने की गतिविधियां बंद करो यारो, जितना जल्दी हो उसके। ये जनता को भी समझ में आना चाहिए, और सरकारों को नहीं समझ में आए तो इनको बदल देनी चाहिए, और दुनिया की यूनिटी क्रिएट करनी चाहिए। और सुरक्षा परिषद को धीरे धीरे एक विश्व का एक सामाजिक संगठन या जो भी कहो, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संगठन
क्रिएट करो और दुनिया की एकता पैदा करो। इसके अलावा यानी विश्व की एकता के बगैर, विश्व शांति के बगैर, हैं, विश्व में एक न्यायपूर्ण समाज बनाए बगैर प्रकृति को नहीं बचाया जा सकता। अगर डीह्यूमनाइजेशन, अमानवीयकरण नहीं रोका गया तो पर्यावरण भी नहीं बचाया जा सकता। इसका मतलब है कि मानव जाति जिंदा नहीं रह सकती। वर्तमान रास्ता सुसाइड का है, आत्मघात का है। इसको बदलना पड़ेगा या आत्मघात कर जाएगी मानव जाति। इसलिए आने वाला वक्त, ये आने वाले 10 साल पूरे मानव जाति के सामने चुनौती हैं, आम आदमी के सामने भी से लेकर और देश के या दुनिया के जो भी बुद्धिजीवी या नेता या जो भी हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो कैप्टन बने हुए हैं, उनको समझना पड़ेगा, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगी। इस बर्बादी को रोको और इसको समझो।